हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कलश गोयल आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि हमने अपने कल के क्वेश्चन में पढ़ा था फाइनेंस फंक्शंस के बारे में, जिसमें हमने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्या होते हैं और इनके इंपॉर्टेंस क्यों है एक बिजनेस में, कि जब भी कोई इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो फाइनेंस मैनेजर को क्यों जरूरत पड़ती है इन्वेस्टमेंट के लिए प्लानिंग करने की, क्यों उनको नीड पड़ती है कि एक सही डिसीजन सही टाइम पर लिया जाए। राइट, तो इसके बारे में हमने कल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के बारे में बात की थी। वेल, आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में और डिविडेंड डिसीजंस के बारे में, कि जब भी हम फाइनेंस या कहीं से भी हम पैसा लेते हैं, कंपनी कहीं से भी पैसा ले रही है, तो उसके लिए क्या क्या डिसीजंस लेने होते हैं और क्या क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं और डिविडेंड डिसीजन क्या होता है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको सभी न्यू अपडेट्स मिलते रहें। लाइक और शेयर भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। चलिए नेक्स्टली बात करते हैं हम कि क्या होता है फाइनेंसिंग डिसीजन। तो डिसाइडिंग हाउ मच टू रेज फ्रॉम विच सोर्स, ये डिसाइड करना कि कितना और कहाँ से हम पैसा लेंगे अपनी कंपनी को चलाने के लिए, हमें कितने पैसे की ज़रूरत है और कितना पैसा हम किस जगह से लेंगे, किस सोर्सेज के थ्रू हमारे पास पैसा आएगा, वो आता है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन के अंडर में। जिसमें कि क्या हो सकता है, वो ऑनर्स का फंड भी हो सकता है या बोरोड फंड्स भी हो सकता है, यानी हम अपने कंपनी के ऑनर्स शेयर होल्डर्स से भी पैसा ले सकते हैं या फिर हम बाहर से बोरो कर सकते हैं किसी भी सोर्स से। इट में भी प्रेफरेंस शेयर हम इशू कर रहे हैं या हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं या हम किसी भी तरीके की अदर फंक्शंस का यूज़ कर बाहर से पैसा ले रहे हैं, तो वो आता है हमारा बोरोड फंड्स में। लेकिन अगर हम ऑनर्स यानी कंपनी के डायरेक्टर्स या मेंबर्स से पैसा ले रहे हैं तो वो आता है हमारे ऑनर्स फंड्स में। ठीक है, तो किसी भी कंपनी में पैसा कहाँ से आएगा, किस तरीके से आएगा, किस वक्त कितना पैसा हमें ज़रूरत है, कहाँ किस सोर्सेज से हम पैसा ले सकते हैं, इसके बारे में सारे डिसीजन जो लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन के अंडर में। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि फैक्टर्स क्या क्या हैं जो इफेक्ट करते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन को। क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो बहुत 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 ज़रूरी होता है देखने कि एक फाइनेंस जब हम किसी भी अदर सोर्स से फाइनेंस ले रहे हैं तो किन फैक्टर्स पे हमें ध्यान देना ज़रूरी होता है। सबसे पहला फैक्टर है कॉस्ट। हमें ये पता चल जाए कि जिस सोर्स से हम फाइनेंस ले रहे हैं, जिस फैक्टर से हम फाइनेंस ले रहे हैं, जो भी हमारी सोर्स है उसमें हमारी कॉस्ट कितनी लगने वाली है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब भी हम अपने फंड्स को रेज करते हैं, जब भी हम अपना फाइनेंस रेज करते हैं, तो सबसे पहला फैक्टर जो हमारे माइंड में आता है वो आता है कि कितना कॉस्ट लगेगा। क्योंकि कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी ऐसा सोर्स एप्लीकेबल नहीं होगा उसमें, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब आप कोई ऐसी सोर्स को अप्लाई कर लेते हैं या किसी भी ऐसे सोर्स से आप पैसे लेते हैं जिसमें आपकी खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो आप उसको साइड कर देते हैं। आप सोचते हैं कि नहीं, मुझे मिनिमम कॉस्ट पर फाइनेंस की ज़रूरत है, तो हम मिनिमम कॉस्ट देखते हैं कि किस सोर्स में मिनिमम कॉस्ट लगेगी। ओके, ज़्यादा कॉस्ट नहीं आनी चाहिए। दूसरा, रिस्क कितना है जो सोर्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या उसमें रिस्क ज़्यादा है, या ऐसा हो सकता है कि हम पैसा नहीं दे पाए टाइम से, तो रिस्क फैक्टर हमारे लिए इंक्रीज होता है। तो रिस्क देखना बहुत ज़रूरी होता है कि इस सोर्स में रिस्क कितना रहेगा। देन बात आती है कैश फ्लो पोजीशन, कि हमारी कैश फ्लो पोजीशन कैसी है, कि जो हमारी कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन होती है वो हेल्प करती है हमें अदर सिक्योरिटीज़ को लेने के लिए। हम कोई भी सिक्योरिटी ले रहे हैं, मान लीजिए हम शेयर ले रहे हैं, डिबेंचर ले रहे हैं, तो हमें अगर ज़्यादा पैसा चाहिए तो हम ऑनर्स फंड की तरफ जाएंगे, क्योंकि इक्विटी शेयर हम तभी इशू करते हैं जब हमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। राइट, तो हमें अगर ज़्यादा पैसा चाहिए तो हम उसकी तरफ जाएंगे, और अगर हमें ज़्यादा पैसे की नीड नहीं है, हमारा कैश फ्लो कंपनी में सही चल रहा है, तो हम उस सोर्स की तरफ जाएंगे जहाँ से हमारी मिनिमम कॉस्ट लगे और रिस्क भी बहुत कम हो। देन बात आती है कंट्रोल की। तो फोर्थ पॉइंट ये होता है कि ऐसा फैक्टर जो कंट्रोल, राइट, कि कोई भी कंपनी में कौन सा फैक्टर हमारी कंपनी पर कंट्रोल कर रहा है। सपोज कीजिए आप शेयर्स इशू कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं, तो क्या उनका कंपनी पर कंट्रोल रहेगा, और अगर वो कंपनी पर कंट्रोल रखते हैं तो क्या वो हमारे लिए हार्मफुल होगा। कंपनी को सारी चीज़ों को सोचना पड़ता है। अब अगर वो इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं तो वो कंपनी के मेंबर्स के पास जाते हैं, तो कंपनी के मेंबर्स का तो ऑलरेडी कंट्रोल कंपनी पे रहता है, तो उससे किसी भी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन लीक होने के चांसेस नहीं बनते। लेकिन कुछ सोर्सेज ऐसे हैं जिनसे आप फंड्स ले रहे हैं, फाइनेंस ले रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कंट्रोल ज़्यादा आप सही तरीके से ना कर पाए। तो फोर्थ फैक्टर आता है कि कंट्रोल वाला फैक्टर जो इफेक्ट करता है फाइनेंशियल डिसीजन लेने पे। क्योंकि आप सबसे पहले ये सोचते हैं कि ये देख लेते हैं कितना कंट्रोल रहने वाला है, क्या हमारा इन फंड्स पर कंट्रोल रहेगा। राइट, नेक्स्ट बात आती है फ्लोटेशन कॉस्ट, यानी जब आप किसी भी सेक्टर से या कहीं से भी आप फाइनेंस रेज कर रहे हैं तो उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट रिस्क कितनी रहेगी। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब हुआ कि जैसे ब्रोकर्स की कमीशन आ गई, या आ गया अंडर राइटर्स जो हमारी फीस होती है, एक्सपेंसेस जो भी प्रोस्पेक्टस वगैरह को इशू करने में आते हैं, वो हमारे फ्लोटेशन कॉस्ट होती है। यानी स्टार्टिंग में जब आप फाइनेंस रेज करते हैं तो स्टार्टिंग कॉस्ट जो आपकी लगती है, कुछ भी स्टार्टिंग में आपका पैसा लग रहा है, किसी भी चीज़ में लग रहा है, जैसे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस वगैरह आपको इशू करने हैं, तो उसमें जो भी आपका पैसा लगेगा वो होगा आपका फ्लोटेशन कॉस्ट। राइट,
नेक्स्ट हमारी बात आती है कि स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, डिपेंड करता है कि हमारी कैपिटल मार्केट की स्टेट कैसी है, राइट। तो हम ये देख लेते हैं कि कैपिटल मार्केट इस टाइम अगर बूम पीरियड पर चल रही है तो आपको फाइनेंस ऐसे आप क्या होता है ना कि शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए जाते हैं जब कंपनी की जो इमेज है वो अच्छी चल रही है, शेयर कैपिटल में कंपनी एक हाई बूम पीरियड पर जा रही है, तो शेयर होल्डर्स आसानी से शेयर्स इशू मतलब शेयर होल्डर्स आसानी से शेयर्स ले सकते हैं। उनको ये लगता है कि अगर कंपनी बूम पर है, कंपनी अच्छा पैसा हमें डिविडेंड अच्छा पे कर सकती है, तो वाई नॉट वी परचेज शेयर्स, राइट। तो ये वाली बात आती है कि ये फैक्टर भी एक बार ध्यान देने वाला होता है कि कैपिटल मार्केट की सिचुएशन उस टाइम पर कैसी चल रही है, व्हाट इज द सिचुएशन राइट नाउ ऑफ द कैपिटल मार्केट, राइट। नेक्स्ट बात आती है कि डिविडेंड डिसीजंस क्या होते हैं। तो हमने अभी तक आपको बताया कि फाइनेंशियल डिसीजंस क्या होते हैं, क्या फाइनेंशियल डिसीजंस हैं जिनको एक कंपनी को लेने से पहले बहुत सारी बातों को सोचना पड़ता है। अब हम बात कर रहे हैं डिविडेंड डिसीजंस की, तो आपने देखा होगा जब भी कंपनी शेयर्स इशू करती है, इट मे बी प्रेफरेंस शेयर, इट मे बी इक्विटी शेयर, इनको डिविडेंड देना जरूरी होता है। लाभांश जिसका नाम होता है, ये 6 महीने में या पर ईयर के बेसिस पर भी दिया जा सकता है। इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस फंड्स, सीधा सा मीनिंग है जब आप अपने सरप्लस फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अदर फैक्टर्स में जो भी आपने जैसे शेयर्स इशू किए हैं या आपने इक्विटी प्रेफरेंस जो भी आपने शेयर्स इशू किए हैं, उनमें जब आप अपना फंड्स जो आपको एक्स्ट्रा सरप्लस हो रहा है उसको आप थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, तो वो आता है आपका डिविडेंड, राइट। तो डिविडेंड देने के टाइम पे क्या डिसीजंस लेने होते हैं, तो जो डिसीजन होता है वो डिविडेंड लेने के टाइम पे वो ये होता है कि अगर आपकी अर्निंग्स ज़्यादा है, आप कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, तो वो डिविडेंड भी हायर रेट पर निकालेगी, राइट। लेकिन अगर कंपनी को जो प्रॉफिट है वो कम हो रहा है, तो कंपनी जो डिविडेंड इशू करेगी वो कम करेगी, ज़्यादा रेट पर नहीं करेगी। क्योंकि क्या सोचती है ना कंपनी की, जब भी हम डिविडेंड इशू करें, जब भी एक कंपनी डिविडेंड इशू करती है तो वो क्या करती है कि अपनी पहले रिटेन्ड अर्निंग के बारे में भी सोचते हैं कि जितना हम डिविडेंड इशू कर रहे हैं उसके साइड बाय साइड हम अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स को भी रख सकें, क्योंकि फ्यूचर में क्या पता है क्या प्रॉब्लम आ जाए कंपनी के पास। तो इन सारी बातों को सोचते हुए सारे डिसीजन लेने के बाद एक डिविडेंड डिसीजन लिया जाता है, जिसमें क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर्स आता है अर्निंग, जो मैंने आपको बताया, ये या तो पास्ट ईयर अर्निंग के बेसिस पर दिया जा सकता है या करंट ईयर अर्निंग के बेसिस पर आप दे सकते हैं। कंपनी जो होती है वो पास्ट ईयर अर्निंग के बेसिस पर या फिर करंट ईयर अर्निंग के बेसिस पर कंपनी डिविडेंड इशू कर सकती है। नेक्स्टली बात आती है कि कैश फ्लो पोजीशन कैसी है कंपनी की, कंपनी के पास इस टाइम कितना पैसा है। अगर कंपनी के पास ज़्यादा पैसा है, कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, यानी कैश का आउटफ्लो हो रहा है, तो डिविडेंड वो इजीली पे कर सकती है। क्योंकि जब आप डिविडेंड पे करते हो तो आपका आउटफ्लो ऑफ कैश निकल जाता है, उसमें कि जो भी आपके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है, जो आपका सरप्लस होता है, वो आप बाहर के मेंबर्स को जिनसे आपने फंड्स रेज किए थे उनको आप वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। तो डिपेंड करता है कि कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन कैसा है। कंपनी के पास ज़्यादा पैसा है तो वो ज़्यादा डिविडेंड हाई रेट पर इशू करेगी, और अगर कंपनी के पास कम पैसा है तो डिविडेंड भी कम रेट पर इशू किया जाएगा, यानी या फिर हो सकता है कि नो डिविडेंड भी डिक्लेयर कर दिया जाए या बहुत लो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। ये देख लेना कि क्या क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आगे हो सकती हैं। अब क्या होता है ना कि कंपनी के पास अन नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं आगे के लिए। जैसे कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो वो अपना पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर उससे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज कर सकती है। तो कंपनी क्या करती है, डिविडेंड तब इशू करती है जब वो सारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को देख सकती है कि कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी अगर हमारे सामने आ रही है, हम अपना पैसा कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इट विल बी मच बेटर, राइट, कि हम अपना पैसा भी साइड बाय साइड इन्वेस्ट करेंगे और दूसरी तरफ हम डिविडेंड भी इशू करेंगे। तो डिविडेंड जो होगा वो ज़्यादा रेट पर इशू नहीं होगा, डिविडेंड ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड कम देंगे, और हम क्या करेंगे, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान देकर अपना इन्वेस्टमेंट क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देंगे। नेक्स्टली बात आती है प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस को देखना कि अगर हमारे पास ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जो मिडिल क्लास हैं, या फिर सपोज कीजिए हमारे पास ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जो रिटायर्ड पर्सन जो हैं, तो ऐसे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड हाई रेट पर दिया जाएगा, हाई मतलब ज़्यादा डिविडेंड दिया जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास ऐसे शेयर होल्डर्स आते हैं जो यंग हैं और वेल्दी भी हैं, फिट हैं, तो उनको जो शेयर होल्डर दिया जाएगा वो एक लेस अमाउंट पर दिया जाएगा, यानी थोड़ा कम डिविडेंड जो दिया जाएगा वो बहुत लेस अमाउंट पर दिया जाएगा, ओके। नेक्स्ट बात आती है टैक्सेशन पॉलिसी। क्या टैक्सेशन पॉलिसी है, जो डिविडेंड हम पे कर रहे हैं उस पर हमें कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, राइट। जितना डिविडेंड हमने डिक्लेयर किया है उसके लिए टैक्स, हमारी टैक्सेशन पॉलिसी क्या रहेगी। तो टैक्स को देखने के बाद कितना टैक्स हमें देना होगा या कितना टैक्स हम पर लगेगा, वो सब देखकर हम डिविडेंड डिसाइड करते हैं, क्योंकि टैक्स फैक्टर जो है वो सीधा सीधा इफेक्ट करता है डिविडेंड डिसीजंस को। नेक्स्टली अगर बात आती है तो लीगल रेस्ट्रिक्शंस की बात की गई है। कंपनी में बहुत सारे लीगल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। कंपनी क्या करती है कि जो आप डिविडेंड इशू करेंगे वो या तो आप पास्ट ईयर के बेसिस पर करेंगे या फिर आप डिविडेंड इशू करेंगे करंट पोजीशन को देखते हुए कि पिछली पोजीशन आपकी कैसी थी और इस साल की पोजीशन आपकी कैसी है।
अगर आप डेप्रिसिएशन पीरियड में आ रहे हैं तो आप डिविडेंड ज़्यादा इशू नहीं कर सकते। और अगर आपका क्या हो रहा है कि आपके पास हाई रेट ऑफ अर्निंग्स है, आपके पास कैश फ्लो ज़्यादा है, तो आप डिविडेंड सही रेट पर इशू कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे लीगल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कंपनी के, जिनको देखने के बाद डिविडेंड डिक्लेयर करने का डिसीजन लिया जाता है। नेक्स्टली बात आती है कि स्टॉक मार्केट के रिएक्शंस को देखा जाता है कि स्टॉक मार्केट का क्या रिएक्शन रहने वाला है। अगर डिविडेंड हाई हम करते हैं, अगर हम हाई रेट पर डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट के लिए गुड न्यूज़ के समान होगा। स्टॉक मार्केट में क्या माना जाएगा कि हमारे लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि हाई रेट पर डिविडेंड इशू किया गया है, हाई रेट पर डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है, राइट। लेकिन अगर ऐसा होता है कि डिक्रीज डिविडेंड, आप कम डिविडेंड शो कर रहे हो, डिविडेंड कम डिक्लेयर कर रहे हो, तो वो एक नेगेटिव इफेक्ट मारता है किस पर, स्टॉक मार्केट पर, जिसका स्टॉक मार्केट पर कैसा इफेक्ट पड़ता है, नेगेटिव। तो डिपेंड करता है कि आपको पॉजिटिव इफेक्ट डालना है या आपको नेगेटिव इफेक्ट डालना है। आप बहुत कम अगर डिक्लेयर कर रहे हो तो नेगेटिव इफेक्ट, और आप डिविडेंड हाई रेट पर डिक्लेयर कर रहे हो तो वो एक पॉजिटिव इफेक्ट उस पर देता है। इन टॉपिक्स में जो हमने आज आपको बताए हैं, हमने आपको बताया है कि डिविडेंड डिसीजंस क्या होते हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं जिसको इफेक्ट करते हैं। नेक्स्टली हमने आपको बताया कि फैक्टर्स क्या क्या होते हैं जो फाइनेंशियल डिसीजंस को इफेक्ट करते हैं। तो इन फैक्टर्स में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई भी आपको क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। पर नेक्स्टली हम अपने जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें, फाइनेंशियल प्लानिंग और क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है फाइनेंशियल प्लानिंग के, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।